हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रयोग, यानी कि फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके पहले हम लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वो चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लें ताकि उन्हें फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझ में आए। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप चुंबकीय फ्लक्स देख चुके हैं। तो ये जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम बोर्ड परीक्षा में यदि देखें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो उन्होंने पूछा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण आखिर कहलाता क्या है। इसके बाद फैराडे की जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग हैं उसकी हमें एक एक करके व्याख्या करना है, यानी कि जो फैराडे का पूरा प्रयोग है वो हमें एक एक करके अच्छे से समझना है ताकि हम इसको एग्ज़ाम में अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले तो हमसे यही पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो देखिए, हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पहले जो इसकी डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं कि आखिर क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कुंडली है। अब ये कुंडली क्या है? ये एक तार है जिसको इस तरीके से वृत्ताकार लपेटा गया है और इस तरीके से घुमा के यहाँ पे लाया गया है। तो ये बेसिकली एक तार ही है और कुछ नहीं है। और एक फेरा भी हो सकता है इसका, अनेक फेरे भी हो सकते हैं, यानी कि एक राउंड भी हो सकता है या एक से ज़्यादा राउंड भी हो सकते हैं। तो ये एक तांबे का तार हो सकता है और यहाँ पे हमने इसका संबंध धारामापी से किया है, यानी कि गैल्वेनोमीटर से। अब ये धारामापी क्या है? ये छोटी सी भी अगर धारा प्रवाहित होगी इस कुंडली के अंदर तो ये बताएगा, इसका तीर बताएगा कि इसमें धारा बही है। भले ही थोड़े समय के लिए बही है लेकिन इसमें धारा बही है। तो धारा चेक करने के लिए केवल, क्योंकि इस कुंडली का जो संबंध है हमने कहीं से भी बाहर से बैटरी से नहीं किया है, तो ये एक सिंपल कुंडली है जिसमें कोई भी करंट नहीं है। केवल हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है ये चेक करने के लिए कि अगर इसमें कहीं से भी धारा आएगी तो वो इसमें इस तीर जो है, ये जो तीर लगा है ये विक्षेपित होगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम ही है कि थोड़ी सी भी धारा को भी ये बता देता है, अत्यंत सुग्राही है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर या चल कुंडली धारामापी अत्यंत सुग्राही होता है। तो ठीक है, ये कुंडली है। हम लोग क्या समझ रहे हैं बताइए? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के लिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं, फिर उसके बाद ही हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट को समझ पाएंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ये है कि जैसे एक कुंडली है और मान के चलिए ये एक चुंबक है। ये क्या है? एक चुंबक है, दंड चुंबक है, प्रायोगिक चुंबक है। इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये आयरन, कोबाल्ट और निकल की बनाई जाती है। तो देखिए ये क्या है बताइए जल्दी से? ये क्या है? कुंडली है। ये किससे बनाई जाती है? तांबे के तार से। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम हो गया। और ये क्या है? एक दंड चुंबक है। तो जब कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षित गति होती है, आपेक्षित गति मतलब जैसे मैं करा रहा हूँ गति उस तरीके की, या फिर हम चुंबक को इसके पास लेकर आएँ या कुंडली को इसके पास लेकर आएँ या इस तरीके से गति कराएं, है ना? तो ये कहलाती है आपेक्षित गति, यानी कि इसके सापेक्ष इसकी गति और इसके सापेक्ष इसकी गति, ये कहलाती है आपेक्षित गति। तो होता क्या है कि जब इस तरीके की प्रोसेस कराते हैं या इसको इसके पास लेकर आते हैं फिर वापस ले जाते हैं, फिर इसके पास लेकर आते हैं फिर वापस ले जाते हैं, या फिर इसका उल्टा करेंगे, कुंडली को इसके पास लेकर आते हैं फिर वापस ले जाते हैं, फिर लेकर आते हैं फिर वापस ले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न होती है? एक धारा उत्पन्न होती है जिसका हमें कैसे पता चलता है? इस विक्षेपक के द्वारा, यानी कि गैल्वेनोमीटर उसको बताता है।
तो जब यहाँ पे क्या है, जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षित गति होती है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि चुंबक के द्वारा विद्युत प्रेरित हुई है, चुंबक के द्वारा विद्युत प्रेरित हुई है, इसलिए इसका नाम हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब हम फैराडे एक्सपेरिमेंट में पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम इसका रीज़न जानते हैं कि जब इस तरीके से गति हो रही है, इसको यहाँ पे पास लेकर आए फिर दूर लेकर आए, तो इसमें गति क्यों हो रही है। तो फैराडे ने इसको डिटेल से अध्ययन किया, आइए देखते हैं। तो फैराडे ने बस बहुत ही सिंपल सा प्रयोग किया था। देखिए उन्होंने क्या किया कि एक कुंडली को यहाँ पे रखा और एक चुंबक को यहाँ पे रखा। ध्यान से आपको समझना है, बड़े ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझोगे तो पूरा समझ में आएगा। तो फैराडे ने प्रयोग में एक तरफ कुंडली रखी और एक तरफ चुंबक रखी। अब उन्होंने देखा कि इस स्थिति में जब ये दोनों स्थिर हैं, इस स्थिति में कुंडली से कोई धारा नहीं बह रही है। यानी कि यहाँ पे पहली स्थिति में क्या है, पहली स्थिति में I बराबर 0 है, किसमें, कुंडली में, धारा नहीं है। तो स्थिति नंबर एक में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब चुंबक स्थिर है तो धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं होता, अर्थात I बराबर 0। ये चुंबक स्थिर है, अभी चुंबक को चलाया नहीं है, कुंडली हमने हमेशा के लिए स्थिर रख दी है और हम चलाएंगे किसको, चुंबक को, समझने के लिए। किसका नियम, फैराडे के जो प्रयोग हैं, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसको समझने के लिए। तो प्रारंभ में क्या है, ये जो चुंबक है ये स्थिर है, तो कुंडली में कोई भी धारा नहीं बह रही है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जैसे ही हम कुंडली को इसके पास लेकर आते हैं, जैसे ही हम इसको पास लेकर आते हैं, तो जब इस तरीके से पास लेकर आते हैं, यानी कि ये आ रही है, तब इसमें धारा उत्पन्न होती है। और जब ये चुंबक गति में होती है इस तरीके से, तब धारा उत्पन्न होती है और आ रही है, और इस तरीके से यदि रुक जाती है तो इसकी प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई है वो गायब हो जाती है। फिर से समझिए, पहले क्या थी, ये चुंबक रुकी थी, कोई धारा नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसके पास लेकर आते हैं इस तरीके से, तो इसमें धारा बन जाती है, इसमें धारा बन जाती है। जब तक बनी रहती है, जब तक ये गति में होती है, यानी कि चुंबक जब इस तरीके से चल के आ रही है तो इसमें धारा बनी है, लेकिन जैसे ही ये रुक गई, क्या, ये चुंबक रुक गई, तो इसकी धारा भी रुक गई, यानी कि गायब हो गई, यानी कि अब विक्षेप नहीं है। तो दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में फैराडे ने पाया कि जब चुंबक को गति में लाते हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो दूसरी स्थिति क्या बनी, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दूसरी स्थिति के अंतर्गत यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, यानी कि N को कुंडली की ओर तेजी से लाते हैं तो धारामापी में एक विक्षेप प्राप्त होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये देखिए, यदि हम चुंबक के N ध्रुव को कहाँ लेकर आते हैं, कुंडली के पास तेजी से लेकर आते हैं, तो विक्षेप उत्पन्न होता है, और रुक गए तो चला गया। यानी कि जब ला रहे हैं उसी समय विक्षेप आता है, और जैसे ही हमने चुंबक को रोका तो इसमें विक्षेप भी बंद हो गया। तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जब चुंबक गति में है, चुंबक कैसी है, चुंबक गति में है, तो जब चुंबक गति में है तो I धारा बह रही है, I धारा है, लेकिन फिर गति में होने के पास, इसके पास आकर जब चुंबक रुक जाती है तब फिर से धारा 0 हो जाती है। ये तीसरी कंडीशन है कि जब चुंबक को कुंडली के पास लाकर रोक देते हैं तो क्या हुआ, तो धारा भी क्या हो गई, रुक गई, यानी कि गायब हो गई। तो यहाँ पे तीसरा केस क्या बना कि जब चुंबक जो है, चुंबक स्थिर हो गई, चुंबक कैसी हो गई, स्थिर हो गई, तो I बराबर पुनः 0 हो गया, इस तरीके से आके रुक गई, तो फिर प्रेरित धारा गायब हो गई। और फिर फैराडे ने पाया कि जब हम इसको वापस ले जाते हैं तो फिर भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, लेकिन इस बार उसकी डायरेक्शन
अपोजिट होती है। तो जब हम इस तरीके से इसको वापस ले जा रहे हैं तो फिर से धारा उत्पन्न हुई, और वापस ले जाते जब जब ये चुंबक वापस ले जाते समय गति में थी इस तरीके से, तभी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। और जैसे ही हमने इस चुंबक को रोक दिया तो इसमें प्रेरित धारा बंद हो गई। तो चौथी कंडीशन क्या थी कि जब हम यहाँ से इस तरीके से ले गए, यानी कि चुंबक को फिर से गति में किया, तो चुंबक फिर से क्या हुई, गति में हुई। तो जब चुंबक गति में हुई तो आई धारा फिर से वही, लेकिन गति में होने के बाद ये कंडीशन के बाद ये रुक गई। तो क्या हुआ, चुंबक जब स्थिर हो गई, चुंबक जब क्या हो गई, स्थिर हो गई, तो आई बराबर 0 हो गया, फिर से प्रेरित धारा 0 हो गई। तो अब इसको एक साथ समझते हैं। जब चुंबक स्थिर है, इसमें कोई धारा नहीं है, लेकिन जैसे ही ये चली तो धारा बनी, और चलने के बाद ये चुंबक रुकी तो धारा फिर गायब हो गई। फिर वापस इसको चलाया तो फिर धारा बनी, लेकिन फिर ये चलने के बाद रुक गई तो फिर धारा। लेकिन जो इस कंडीशन में धारा बनती है वो पहले के अपोजिट बनती है। जैसे इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं तो धारा ऐसी बह जाती है, जैसे ये रुक गई तो धारा फिर ऐसी थोड़ी सी बनी और फिर गायब हो गई, जैसे ऐसी थोड़ी सी उठी धारा और फिर गायब हो गई। लेकिन इसके बाद फिर वापस ले जाते हैं तो धारा अब ऐसे बनी और इस तरीके से रोक दिया चुंबक तो फिर गायब हो गई। तो कहने का मतलब है कि जब चुंबक गति में है, चाहे ऐसे आते समय या चाहे ऐसे जाते समय, तभी उसी समय प्रेरित धारा आती है। अगर ऐसी आ रही है तो ये इस डायरेक्शन में आई, और ऐसी चली गई तो इस डायरेक्शन में बनी, और बाकी समय धारा है ही नहीं। यानी कि आते समय धारा बन जाती है और जाते समय धारा अपोजिट डायरेक्शन में बन जाती है। और जिस स्थिति में चुंबक रुकी है, यानी कि चुंबक स्थिर है तो धारा भी 0 है। और प्रारंभिक स्थिति में धारा 0 थी क्योंकि चुंबक स्थिर थी। तो फैराडे ने ये सब देखा। अब फैराडे ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब चुंबक स्थिर है तो इसमें कोई धारा नहीं है, और जैसे ही गति में लाते हैं तो एक प्रेरित धारा बनती है, और फिर चुंबक रोक देते हैं यहाँ से लाने के बाद तो फिर गायब हो जाती है। लेकिन फिर वापस से चुंबक को हम ऐसे उठा के ऐसे लाते हैं तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेरित धारा बनती है, और वो फिर गायब हो जाती है क्योंकि चुंबक को रोक दिया गया। तो उन्होंने पाया कि जब चुंबक गति में होती है तभी प्रेरित धारा बनती है, इस तरीके से भी तो भी प्रेरित धारा बनती है। लेकिन चुंबक जब स्थिर हो जाती है तो वो प्रेरित धारा कहाँ चली जाती है, तो इसका फिर आंसर फैराडे ने बताया। वो आंसर आपको ध्यान से सुनना है। फैराडे ने बताया कि ये चुंबक है, तो चुंबक का क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है इस तरीके से। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब होता क्या है कि जब चुंबक को तुम पास लेकर आ रहे हो कुंडली के, तो ये जो इसके साथ में जो इसका ये फ्लक्स है, यानी कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये भी कुंडली के पास आ रही हैं। ये भी क्या हो रही हैं, ये भी कुंडली के पास आ रही हैं। देखिए इसको, तो ये भी इस तरीके से कुंडली के पास आती हैं। ये देखिए, ये आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कुंडली को यदि हम एक पृष्ठ मान लें, ये देखिए एक पृष्ठ मान लें यदि हम कुंडली को, तो इस पृष्ठ में चुंबकीय बल रेखाएं टकराती हैं। ये टकराती हैं यहाँ पे। तो देखिए, जब ये यहाँ पे एक रेखा, सबसे पहले तो ये वाली रेखा टकराएगी इससे, है ना, तो इसका फ्लक्स होगा 1। अभी अभी हमने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा है कि पृष्ठ से टकराने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को। तो ये जो पृष्ठ है, अगर इससे एक लाइन टकराएगी तो इसका फ्लक्स पहले होगा 1। फिर इसके बाद और आगे जब हम इसको लेकर आते हैं तो अब ये 2 लाइंस भी इससे टकरा जाती हैं, तो इसका फ्लक्स का टोटल हो जाता है 1 2 3। फिर इसके बाद जब हम और चुंबक को कुंडली के पास लेकर आते हैं तो इसका फ्लक्स अब बढ़ के 2 और लाइन टकरा जाती हैं, तो 2 और 3 और 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसका फ्लक्स पहुंच जाता है 6। और इसके बाद फिर हम और आगे लेकर जाते हैं तो ये 2 रेखाएं भी उससे टच होने लगती हैं, तो उसका फ्लक्स हो जाता है 8। और आगे लेकर जाते हैं तो उसकी 2 रेखाएं और ये टच होने लगती हैं उसी कुंडली से, तो इसका फ्लक्स हो जाता है 10।
तो यहाँ पे यदि हम देखें कि जब हम इस उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो असल में होता कुछ नहीं है, बस इतना होता है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी टकराने की संख्या अलग अलग होती है, यानी कि लगातार चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे हम पास मिलाएं तो 1 3 6 8 10 ये रेखाएं इससे टकरा रही हैं। किससे? इस कुंडली से। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है ये वाला, इसमें लगातार क्या हुआ, परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही प्रेरित धारा बन रही है। क्या बन रही है? प्रेरित धारा। और जब हम कुंडली को यहाँ पे लाके रोक देते हैं तो वो परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुक गया है तो यहाँ पे अब फ्लक्स हर बार हर सेकंड 10 10 10 ही बता रहा है, क्योंकि चुंबक को रोक दिया है तो फ्लक्स हर बार 10 ही रहेगा। लेकिन गति में होने से क्या होता है, 1 3 6 8 10। गति में होने से क्या हो रहा है, 1 3 6 8 10। लेकिन जब रोक दिया तो 10 10 10 10 10 ही हुआ। समझो इस बात को, आप फिर से समझिए। अगर हम इस चीज़ को या इस चुंबक को यहाँ से लेकर आते हैं तो क्या घटना घटती है इस कुंडली के साथ में, इससे जो ये रेखाएं टकराती हैं वो कैसी टकराती हैं, 1 3 6 8 10। लेकिन रोक दिया जब हमने चुंबक को तो फिर हर बार 10 10 10 10 10 ही होता है। तो जब हम ऐसे लेकर आ रहे हैं तो ये 1 3 6 8 10 हुआ, तो ये लगातार क्या हुआ, तो आंसर है ये लगातार परिवर्तित हुआ। और लगातार परिवर्तित होने से इस फ्लक्स के प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। क्या हुई? प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तित हो रहा है। और जैसे ही हमने चुंबक को यहाँ पे रोक दिया था तो अब प्रेरित धारा गायब हो गई थी, क्योंकि फ्लक्स हर बार अब 10 10 10 ही आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम वापस इसको लेकर आते हैं तो फ्लक्स अब फिर भी चेंज होता है, लेकिन अब इस बार उल्टी डायरेक्शन में चेंज होगा, यानी कि 10 8 6 8 10 8 6 3 1। इस तरीके से पहले कितना था, 10, यहाँ पे आने से क्या हो गया था, 10 हो गया था, फिर वो घटता है क्योंकि अब लगातार ये रेखाएं कुंडली से दूर जाएंगी। तो 10 8 6 3 1 फिर चेंज हुआ, यानी कि भले ही घटते क्रम में हुआ लेकिन चेंज तो हुआ, तो फिर से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन फ्लक्स चूंकि घटते क्रम में चेंज हो रहा है, इसलिए प्रेरित धारा की डायरेक्शन अगर पहले ऐसी थी तो अब ऐसे हो जाती है। और फिर यहाँ पे रोक दिया तो फिर फ्लक्स कितना हुआ, 0 0 0 0 0, क्योंकि इससे एक भी लाइन टच नहीं है। तो फिर से 0 0 0 यानी कि एक स्थिर राशि है, तो फिर से क्या होगा, इसमें प्रेरित धारा गायब हो जाएगी। तो अब पूरी प्रोसेस को समझते हैं। जैसे ही कुंडली के पास में चुंबक के उत्तरी ध्रुव को यहाँ पे लेकर आते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, 1 3 6 8 10। तो चेंज हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई इस डायरेक्शन में, फिर रुकी है कुंडली तो 10 10 10 ही बता रहा है, तो कोई प्रेरित धारा नहीं है, कोई प्रेरित धारा नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको वापस लेकर आते हैं तो 10 8 6 3 1, तो फिर से चेंज हुआ, लेकिन घटते क्रम में, तो फिर प्रेरित धारा उत्पन्न हुई इस डायरेक्शन में। और लेकिन फिर यहाँ पे 0 0 1 के बाद फिर हुआ 0, तो अब यहाँ पे 0 0 ही बता रहा है, तो फ्लक्स के कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए प्रेरित धारा भी बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस चुंबक को कुंडली के पास लेकर आते हैं तो लेकर आते समय जब जब चुंबक गति में होती है तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और वापस ले जाते हैं तो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। बाकी दो केस ऐसे हैं, पहला केस तो ये स्थिर है, दूसरे केस में आने के बाद स्थिर होती है, और तीसरे केस में जाने के बाद स्थिर होती है। इन तीनों कंडीशन में कोई धारा नहीं बहती है। धारा कब बहती है? प्रेरित धारा जब आती है उस समय, और जब चुंबक जाती है उस समय, क्योंकि आने से भी चेंज होता है फ्लक्स और जाने से भी फ्लक्स चेंज होता है। और फ्लक्स में जब जब परिवर्तन हुआ है, फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, और इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और यही फैराडे ने एक्सपेरिमेंट में देखा था, और उस समय उन्होंने निष्कर्ष निकाली। पहला निष्कर्ष उन्होंने जो निकाला, उनकी जो पहली स्थिति, उन्होंने बताया कि पहली स्थिति में उन्होंने बताया कि जब चुंबक स्थिर है तो धारामापी जी में कोई विक्षेप नहीं है। यहाँ पे जब चुंबक स्थिर है तो कोई विक्षेप नहीं आता। दूसरी स्थिति में उन्होंने बताया कि यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव N को कुंडली की ओर तेजी से लाते हैं, किसका मतलब है, इसको कुंडली की ओर तेजी से लाते हैं, तो धारामापी में एक विक्षेप होता है। जैसा कि मैंने बताया, क्यों होता है, क्योंकि लाने से जब चुंबक गति में होती है तो फ्लक्स लगातार चेंज होता है, जिससे इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है।
फिर उन्होंने एक तीसरी स्थिति बताई। अब तीसरी स्थिति क्या थी? उन्होंने बताया कि यदि चुंबक को कुंडली के पास लाते लाते अचानक रोक दिया जाए, जैसे ये कुंडली है, पास लाते लाते अचानक रोक दिया जाए तो क्या होता है? अचानक रोक दिया जाए तो विक्षेप तुरंत ही शून्य हो जाता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन होना बंद हो गया, तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो गया? जीरो हो गया, तो फ्लक्स शून्य हो गया, यानी कि विक्षेप क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि धारा ही नहीं आई। फिर उन्होंने चौथी कंडीशन में बताया कि अब यदि चुंबक को उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, यानी कि अब हम वापस ले जाते हैं, तो धारामापी में पुनः विक्षेप आ जाता है, क्योंकि वापस जाते समय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हुआ है, भले ही घटते क्रम में हुआ है, लेकिन फ्लक्स में क्या हुआ है? लगातार परिवर्तन हुआ है। तो पुनः विक्षेप विपरीत दिशा में आता है। कैसा आता है? पुनः विक्षेप आता है, परंतु विपरीत दिशा में। तो ये 4 स्थितियाँ फैराडे ने बताई, और यही चारों स्थितियाँ आपको लिखना है, और यही चारों स्थितियाँ आपके नोट्स में दी गई हैं, और नोट्स में उसी तरीके से लिखा है जैसा आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, और उसमें आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने इसी प्रयोग को आगे बढ़ाया। अभी और भी ध्यान से देखना है और अच्छे से देखना है। उन्होंने इस बार क्या किया? अब कुंडली को इधर लेकर आए। तो कुंडली को यदि गति में, जैसे इसका तो फ्लक्स या इसका ये चुंबकीय क्षेत्र है वो तो वही रहेगा, है ना। अब फैराडे ने सोचा कि अभी हम चुंबक को इधर लेकर आ रहे थे और वापस लेकर जा रहे थे, क्या कुंडली को लेकर आएंगे तब भी ये ऐसा ही होगा? तो उन्होंने यही किया। उन्होंने कुंडली को यहाँ पे लेकर आए, कुंडली को पहले यहाँ पे स्थिर किया, फिर यहाँ पे लेकर आए, फिर यहाँ पे लेकर आए, तो भी क्या होगा? तो भी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि देखिए, ये देखिए, यहाँ पे लगातार फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि पहले एक रेखा टकराएगी, फिर 2 रेखा टकराएगी, फिर यहाँ पे 5 रेखाएं टकराएंगी, या 6 रेखाएं टकराएंगी, फिर 8 रेखाएं टकराएंगी, या फिर 10। कहने का मतलब या समझने का मतलब, तो चाहे आप चुंबक की गति कराइए, चाहे आप कुंडली की गति कराइए, फ्लक्स में परिवर्तन केवल कुंडली का ही होगा, क्योंकि कुंडली की गति में भी लगातार पहले 1, फिर 3, फिर 6, फिर 8 परिवर्तन हुआ ना। तो यदि हम कुंडली को भी गति कराएंगे तो जब तक गति में बनी रहेगी कुंडली, उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी इसी कुंडली में। और यहाँ पे रोक देंगे तो कोई फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो कुंडली में कोई धारा नहीं बहेगी। लेकिन जैसे ही हम इसको बाहर करते हैं, यानी कि दूर ले जाते हैं, तो भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब कैसा होगा? घटते क्रम में, यानी कि पहले 10 था, 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, तो प्रेरित धारा विपरीत दिशा में जाएगी। कहने का मतलब है, चाहे आप इसको इसके पास ले जाएं या इसको इसके पास ले जाएं, फ्लक्स में परिवर्तन तो कुंडली का ही होगा, और कुंडली का परिवर्तन होगा, इसका मतलब है कि उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सापेक्षित गति होती है, चाहे कुंडली को इसके पास ले जाएं या चुंबक को इसके पास ले जाएं। तो इसे हम बोलते हैं, यदि हम कुंडली और चुंबक के, यदि कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षित गति होती है, तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसके संदर्भ में 4 नियम दिए थे फैराडे ने, या 4 स्थितियां बताई थी, और इसके आधार पर उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि चाहे कुंडली की गति कराई जाए, चाहे चुंबक की गति कराई जाए, दोनों में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो देखिए, अब मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा और इसको ख़त्म करूँगा कि प्रेरित धारा उत्पन्न कब होती है? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। किस में हो? चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन हो तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जब किस में परिवर्तन हो बताइए? चुंबकीय फ्लक्स में। किस में परिवर्तन हो? चुंबकीय फ्लक्स में। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और जब परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। बस इतना ही है। तो इसके बाद हम फैराडे के अब नियम समझेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे नियम दिए, इसी प्रयोग के आधार पर क्या क्या नियम दिए हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और हाँ, यदि आपने अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो बिल्कुल फ्री नोट्स हैं, आप जाके डाउनलोड कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें और आप आगे का अध्ययन जारी रख पाएँ। तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको गूगल सर्च बॉक्स में क्या सर्च करना है? notesbysandeep.com। बस इतना, बिना स्पेस दिए ये आप टाइप करेंगे तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने खुद हाथ से लिखे हुए हैं आपके लिए, तो हो सकता है कि आपको उससे हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।